हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सर को सब जानते हैं, बल्कि सर की वजह से अब लोग हमें भी जानने लगे हैं। बहुत शुक्रिया सर, फैज़ अपाएँ। थैंक यू सो मच। You are very kind and very generous, Arzu ji. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। सर इज़राइल और हमास में जो कुछ चल रहा है, एक लड़ाई, एक जंग जारी है, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज़ एक तरफ हो गई हैं और गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वो हर तरह से जो है वो फ़लस्तीन तो नहीं लेकिन हमास के लिए साथ में है। सर आखिर प्रॉब्लम क्या है हमको इज़राइल के साथ? ख़ास तौर पे पाकिस्तान की तो ख़ैर बात कर ही रहे हैं हम, लेकिन बाकी कंट्रीज़ को भी आखिर इतना हमें यहूदियों से क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने हमारा बिगाड़ा क्या है? ये एक बड़ा कठिन सवाल है। एक्चुअली यहूदियों ने हमारा तारीखी तौर पे तो कुछ नहीं बिगाड़ा और यानी जब तक ये इज़राइल नहीं बन गया, तो यहूदियों की तो अपनी हुकूमत कहीं नहीं थी। वो जहाँ रहते थे, तो वहाँ पे वो जो भी हुकूमत जिस किस्म का सलूक करना चाहे, वैसा करती थी। तो अगर ऑनेस्टली देखा जाए कि हिस्ट्री में 1945 से पहले जो रिकॉर्ड है यहूदियों का यूरोपियन सोसाइटीज़ में और जो उनके साथ सलूक मुसलमान सोसाइटीज़ में हुआ है, तो कदरे मुसलमान सोसाइटीज़ का उनसे सलूक बेहतर ही रहा है। ज़ाहिर है कहीं-कहीं वो परसिक्यूशन भी हुई है, लेकिन क्योंकि कुरान की एक आयत है कि द पीपल ऑफ द बुक, ज्यूज़, क्रिश्चियंस एंड सेबियंस, दे कैन लिव अमंग मुस्लिम्स एंड कंटिन्यू विद देयर रिलीजन एंड देयर बिज़नेसेस एंड आई थिंक दे हैड टू पे सम जज़िया। ये पुराने दौर में ये चलता रहा है, ठीक है? इसके बरक्स वेस्टर्न सोसाइटीज़ ने बार हमले किए हैं उनके ऊपर, यहूदियों के ऊपर। फिर जब उनका अपना मुल्क बन गया, वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होता है। एक ही इलाके में 2 लोगों को मुल्क देने का मतलब क्या है? ठीक है? अब उसमें लोग कहते हैं जी कि 1947 नवंबर का जो यूएन प्लान था, वो इन्होंने तो मान लिया था इज़राइल ने, लेकिन अरबों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। वो था 2 स्टेट सॉल्यूशन विद जेरूसलम एज़ एन इंटरनेशनल स्टेट, ठीक है? इंटरनेशनल सिटी अंडर यूएन। ठीक है, अरबों ने हमला कर दिया। उस हमले में अरब ममालिक जो हैं हार गए। तो जो उस प्लान के मुताबिक कोई कहते हैं 52 टू 48, कुछ कहते हैं 44 टू 56, 56% यहूदियों को और 44% अरबों को और 52 एंड 48 टू द अरब्स। इस तरह का फार्मूला मैंने देखा है। उस जंग के हारने के बाद इज़राइल की फ़ौज जो है वो और भी इलाके पे काबिज़ हो गई। हाँ जी। जब दूसरी जंग हुई 67 में, जब इज़राइल ने हमला कर दिया अरब ममालिक पे, तो उसके बाद ये जो जेरूसलम था, ईस्टर्न जेरूसलम, जो उस ज़माने तक उर्दन के पास था, वो भी इनके पास आ गया, ज़ायनिस्ट अपना इज़राइल के पास। इसके बाद यूएन रेज़ोल्यूशंस हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के जो 67 के बाद बॉर्डर बनते थे ना, वो एक इज़राइल फ़लस्तीनियों की स्टेट होगी। उसके बाद कोशिश होती रही, मुलाकातें हुई, पीएलओ और ये लोग कुछ और चाहते थे। पहले ये इज़राइल को ख़त्म करना चाहते थे, फिर इन्होंने मान लिया कि ठीक है, हम भी इज़राइल को एक्सेप्ट करते हैं अगर हमारा मुल्क भी बन जाए। उस मुल्क के बनने में अब दोनों तरफ से इंटरप्रिटेशंस हैं, बट आखिर में हमने आके देखा है कि ये अपना इज़राइल के जो अखबार है ना, हैरेट्स, उसके एडिटर गिडियोन लेवी, उनका कहना है कि इज़राइल ने कभी भी उस 2 स्टेट सॉल्यूशन को दिल से नहीं था माना, ये एक बहाना ही होता रहा। ठीक है? लेकिन एरियल शैरोन जो बने प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने फिर गाज़ा से जो अपनी सेटलमेंट्स भी हो रही थी, कोई भी 10,000 लोग सेटल हो गए थे, वो भी ख़त्म कर दी और गाज़ा उन्होंने ये फ़लस्तीनियों को दे दिया और वेस्ट बैंक के ऊपर एक वो एडमिनिस्ट्रेशन सी बन गई। लेकिन इलेक्शन जब हुए गाज़ा में, तो ये हमास वाले जीत गए। हमास का प्रोग्राम जो है वो पीएलओ ने मान लिया था कि 2 स्टेट सॉल्यूशन। हमास ने कहा कि वी वांट एन इस्लामिक स्टेट इन दिस एरिया, ये लोग बाहर से आए हैं, दे विल हैव टू गो, नो इज़राइल। इलेक्शन वो जीत गए। अब इसके पीछे लिटरेचर है और खासा रिलायबल लिटरेचर है कि एक्चुअली इज़राइल इंटेलिजेंस ने मदद की इनकी हमास की हुकूमत बनाने में, क्योंकि पीएलओ मान रही थी 2 स्टेट सॉल्यूशन, बट द इज़राइलीज़ वर नॉट विलिंग एक्चुअली टू एग्री टू 2 स्टेट्स, सो दे लेट हमास बी प्रमोटेड अगेंस्ट द सेम आइडिया। वो ख़त्म करना चाहते थे। तो इन हालात में वो आप कह सकते हैं एक इम्पास या डेडलॉक हो गया। और जब से नेतन्याहू जी आए हैं, इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट किस्म की बातें की कि नो 2 स्टेट्स, ये वो, यूं। अब अरबों के साथ जो इनका हो रहा था समझौता और इब्राहिमिक अकॉर्ड और इनकी बातें हुई थी, शायद आपके साथ मैंने प्रोग्राम किया था, मैंने कहा इसको हम वेलकम करते हैं, अगर जो फ़लस्तीनी हैं उनको भी कुछ, उनकी भी बात को इंक्लूड किया जाए। लगता है कि उस बात को कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई और सो एट दिस स्टेज आई थिंक हमास ने फिर ये हमला किया। अब इस हमला के साथ-साथ ईरान की प्रॉम्प्टिंग या उधर से वेपन्स आते हैं और हिज़्बुल्लाह उनके 2 मेन एलाइज़ हैं। अलबत्ता क्योंकि गाज़ा पे इतनी बॉम्बिंग हुई है,
और इतने लोग मारे गए हैं, 5000 मैंने अभी टोटल देखा है, फ़लस्तीनियों का जो मारे गए हैं। दैट्स अ वेरी हाई नंबर। हाँ जी, तो ये बिल्कुल, लेकिन दैट सर हमला तो हमास ने किया था और अगर लोग कहते हैं कि अगर बार-बार जैसे इज़राइल के बारे में कहा जाता है, अक्सर हमारे यहाँ तो बहुत ही कहते हैं, हम इज़राइल को खत्म कर देंगे, हम इज़राइल को नक्शे से मिटा देंगे, ये कर देंगे। ऐसी बातें अगर कोई सुनेगा, तो वो क्या करेगा? जो लोग ऐसी बातें कर रहे होंगे फ़लस्तीन में और दूसरी जगह पे, क्या उनके लिए उनके दिल में नफ़रत नहीं आएगी? क्या वो उठ के उनको नहीं मारेंगे? लेकिन नहीं इस मैं बार तो हमास ने अटैक किया है, फेस्टिवल कोई चल रहा था और जिस तरीके से इज़राइल की तो जो पिक्चर्स हैं या फुटेजेज़ हैं, वो तो मीडिया दिखा ही नहीं रहा, इस्लामिक कंट्री का मीडिया सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़लस्तीन पे और हमास पे फ़ोकस है। दूसरी तरफ भी तो लोगों की जानें गई हैं। आई एग्री। ये एक वो मीडिया जंग भी तो है ना। हुँ, वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो दिखा रही हैं, जो इज़राइल के साथ हुआ और हमारी जो चैनल्स हैं, वो जो फ़लस्तीनियों के साथ हुआ। लेकिन यू आर राइट, हमला हमास ने किया। लेकिन हमास के हमला को एक कॉन्टेक्स्ट में देखने से ये भी पता लगता है कि जिन लोगों को आप 15 या 17 साल तक एक ओपन एयर प्रिज़न, ये मेरी जो हुँ, अल्फाज नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके डेविड हुँ, कैमरन के अल्फाज हैं कि गाज़ा इज़ एन ओपन एयर प्रिज़न। हुँ, आना-जाना, हर चीज़ कंट्रोल, ये वो। उसकी वजह भी है कि गाज़ा जो है वो ये हमास वाले ये वो क्या कहते हैं, आर्म्ड स्ट्रगल में यकीन रखते हैं। पीएलओ हुँ, ने तो मान लिया हुआ है। पहले पीएलओ भी आर्म्ड स्ट्रगल करती थी, वो खत्म हो गया। हुँ। हाँ जी, तो जी। मेरे ख़्याल इज़राइलियों को भी ये जो पैलेस्टीनियंस के राइट हैं, उनको कहीं तो अकोमोडेट करना पड़ेगा ना। अगर ये इस तरफ रुख करते तो शायद हमास की जो एक पोज़ीशन है, वो इतनी मज़बूत ना होती और अगर ये मज़बूत इज़राइल की मदद से ही हुए हैं, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे इंदिरा गांधी ने भिंडरांवाले को, जो सिख लीडर था, प्रमोट किया, खालिस्तानी वो जो थे अकाली सिखों के खिलाफ। बाद में भिंडरांवाले बिकेम द बिग प्रॉब्लम फ्रॉम इंदिरा गांधी और फिर इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ, फिर सिखों का कत्लेआम हुआ रावल वो क्या कहते हैं दिल्ली के अंदर। सो यू सी दिस सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स इज़ ड्रिवन बाय मैडनेस, बाय हेट्रेड। और ठीक है, मुसलमानों के अंदर अब इज़राइल के खिलाफ हेट्रेड जो है वो बिल्कुल पाई जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। व्हाट कैन आई से? और सर बिल्कुल। इज़राइल के अंदर भी वो इस किस्म के एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हमेशा से रही हैं। सर इसका कोई हल तो होगा, किसी तरीके से इस चीज़ को रोकना तो चाहिए, कब तक देखिए, एक-दूसरे का खून बहाते रहेंगे? हल के 2 ही तरीके हैं। एक कि टू स्टेट सॉल्यूशन को मान के तो उनकी एक स्टेट बना दी जाए। दूसरा है कि इज़राइल जो है वो जितने भी लोग वहाँ रहते हैं उनके लिए सबकी एक डेमोक्रेटिक स्टेट हो जाए। एक सेक्युलर किस्म की स्टेट हो जाए हुँ, जिसमें ठीक है, एक इज़राइली मेजॉरिटी तो रहेगी। 10 मिलियन वहाँ पे ये इज़राइली हैं और 5 साढ़े 5 मिलियन इस वक़्त फ़लस्तीनी हैं। तो ये एक स्टेट में इक्वल सिटिज़न्स अगर बन जाएँ, तो मेरे ख़्याल से ये भी एक हल है। सर लेकिन अगर इन दोनों में से कोई हल नहीं होगा तो फिर ये प्रॉब्लम चलता रहेगा, ये मैं कह रहा हूँ। सर इससे पहले हमने देखा कि यूक्रेन और रशियन वॉर की वज़ह से भी दुनिया ने बड़ी मुसीबतें उठाई, जिसमें ख़ास तौर पे इकोनॉमी कई कई कंट्रीज़ की ख़राब हुई। और अब एक जंग और तो इसमें अब अगर गल्फ़ कंट्रीज़ भी आ जाती हैं, सऊदी अरब और दूसरी, तो क्या ये मान लिया जाए कि अब ये एक तरह से वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम जा रहे हैं कि साथ सब एक-दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे? मेरे ख़्याल से जो मैंने बयान सुने हैं फैसल अल तुर्की, जो हुँ, इंटेलिजेंस के चीफ हैं सऊदी अरेबिया के, उन्होंने हमास को भी क्रिटिसाइज़ किया है और इज़राइल को भी, और कहा है कि अंडर इंटरनेशनल लॉ आर्म्ड स्ट्रगल का हक है उन लोगों के जो अंडर ऑक्यूपेशन रहते हैं। लेकिन मैं पसंद करता हूँ, मेरी प्रेफ़रेंस है नॉन वायलेंट स्ट्रगल, जो कि इंडिया ने किया और अंग्रेज़ों को